So next is law of definite proportion. But this law states that according to this, a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same ratio. ये law क्या बोल रहा है? As per this law, कोई भी chemical compound is formed that is always consist of the same elemental combined टुगेदर. उसने क्या बोला कि जो भी हमारे पास कंपाउंड फॉर्म करेगा, जिन एलिमेंट से वो कंबाइन होके बनेगा, उनका जो कंबाइन होने का रेशियो है, एलिमेंट भी सेम रहेंगे और उनका जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, दैट विल बी ऑलवेज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन. ऐसा नहीं होगा कि वी आर गोइंग विद द डिफरेंट मेथड ऑफ, जैसे वाटर की बात करें कि अगर वाटर को हम किसी और मेथड से प्रिपेयर करवा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स कराने के बिना हम अमोनिया से बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होने वाला है? ऐसा नहीं होने वाला है कि ये जो वाटर का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा. दिस इज अ यूनिवर्सल. वाटर का एग्जांपल इसलिए लिया गया बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन. हम सबको पता है H2O इज द वाटर्स फॉर्मूला. तो वो कभी भी किसी भी रिस्पेक्ट से अगर हम वाटर फॉर्म कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि वो क्या होएगा, फॉर्मूला चेंज करेगा. इट विल बी H2O ओनली. फाइन. सो हाउ दिस इज वर्किंग, लेट्स सी विद द एग्जांपल्स. अगर एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जाम्पल लिया गया है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ऑफ वाटर ऑलवेज कंटेन सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अभी हमें पता है वाटर का जो फॉर्मूला है बेटा, दैट इज H2O. 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके हमें क्या बना के देते हैं, वाटर. तो ऑलवेज दिस इज यूनिवर्सल कि वाटर विल बी रिमेन एज इट इज ओनली. अभी कभी भी वाटर फॉर्म करेगा तो यही फॉर्मूला से बनेगा ना हमारे पास, रेदर देन कि हम उसको किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, चाहे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करवा रहे हैं, चाहे हम कुछ और मेथड यूज कर रहे हैं, किसी और प्रोसेस से हम वाटर प्रिपेयर करवा रहे हैं. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, बाद में वो कंबाइन करेगा. तो ये नहीं होने वाला है कि इसका जो है वो प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा या हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कार्बन आ जाएगा. नो, तब तो कुछ और बन गया. तो कभी भी कोई कंपाउंड फॉर्म करेगा, केमिकल कंपाउंड, जिस एलिमेंट से मिलके बन रहा है वो एलिमेंट एज वेल एज उनका रेशो, जितना उनका अमाउंट लिया जा रहा है, दैट विल बी रिमेन एज इट इज. वो कभी चेंज नहीं होने वाला है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं. तो हाइड्रोजन का मास बेटा 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो मास 2 हो गया. अगर देखा जाए ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2:16 रेशो है. अगर इसको सिंपल होल नंबर में इनका रेशो निकाला जाए तो यू कैन सी हियर 1:8 आएगा अपने पास. तो कभी भी पूछा जाए वाटर का रेशो क्या है, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब इनसे मिलके बन रहा है तो व्हाट विल द रेशो, दैट इज 1:8. फाइन. अब एक और एग्जाम्पल मैं लेके बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CO2. अगर मैं CO2 की बात करूं, CO2 कैन बी फॉर्म बाय दिस. कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाएगा तब भी हमारे पास CO2 का फॉर्मेशन होगा. एंड अनदर मेथड, अगर CaCO3 की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात अगर हम करें, जब ये डिकम्पोजिशन करेगा, डिकम्पोज होगा मतलब टूटेगा पार्ट्स में, तो हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम का एक ऑक्साइड बनेगा बेटा एंड CO2 फॉर्म करेगा. तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि बन हमारे पास क्या रहा है, CO2 कंपाउंड फॉर्म कर रहा है. Here also CO2 कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, बट जो सोर्स है जिससे ये बन रहा है दैट इज डिफरेंट. यहाँ पे अपने पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है जो क्या कर रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है. कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से 1. जैसे कार्बन कब होता है ये रिएक्शन, जब क्या होता है, ऑक्सीजन से बर्निंग का प्रोसेस होता है और CO2 गैस प्रोड्यूस होता है. तो किसी भी मेथड से प्रिपेयर हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीन ऑफ प्रिपरेशन, किसी भी मेथड से प्रिपेयर हो रहा है, बट जब पता है कि CO2 का यही फॉर्मूला है तो इट विल बी रिमेन एज इट इज ओनली. तो ये CO2 ही है. और मास अगर हम देखें यहाँ पे 2 भी सेम है दोनों में. यहाँ पे देखें कार्बन का 12 है, यहाँ पे कितना है 32 है, टोटल 44. हेयर इज द सेम, यहाँ पे भी कार्बन कितना है 12 है, ऑक्सीजन इज अगेन 32, तो टोटल मास इज 44 ग्राम. फाइन. तो ये चीज है. अगर इनका रेशो देखा जाए 12:32 करके, सेम जैसे यहाँ पे कर रहे हैं हम, 12:32 है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, तो भी अपने पास रेशो में सिंपलेस्ट आ जाएगा क्या, 4:8. फाइन. तो क्या आ जाएगा अपने पास 3:8. ठीक है, 4 3 12 एंड
8 से 32, तो ये रेशो अपने पास आ जाता है। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द थिंग टू अंडरस्टैंड कि दोनों लॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। फर्स्ट लॉ बताता है हमें कि व्हेनसोएवर एलिमेंट इज कंबाइंड टुगेदर, तो उसमें क्या होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट का अमाउंट है दैट शुड बी विद प्रोडक्ट। और ये लॉ क्या बनाता है, हमें डेफिनेट कंपोजिशन की बात करता है। तो डेफिनेट कंपोजिशन है कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड और उसको बनाने के प्रोसेस को छोड़ के कुछ उस पर इफेक्ट नहीं करने वाला है। जो उसका एक बार कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिवर्सली हो गया कि ये से बन रहा है तो वो वैसे ही बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखा आपने डिफरेंट मेथड से CO2 को प्रिपेयर कराया, बट CO2 विल बी CO2 ओनली, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, रेशो विल बी सेम। सो दैट्स व्हाई दीज, अभी इसी बात पे आपका क्वेश्चन आता था कि हम अगर बोलते हैं मॉलिक्यूल्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, एलिमेंट प्योर फॉर्म है, हम समझ लेते हैं उस चीज को कि एलिमेंट में क्या हो रहा है, सेम काइंड ऑफ एटम है, बट कंपाउंड में तो डिफरेंट एटम हो जाता है। तो फिर क्यों कंपाउंड को बोला जाता है कि प्योर है, बिकॉज यहाँ पे तो यूनिफॉर्मिटी रही नहीं, कार्बन का कुछ अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का कुछ अलग है। बट कंपाउंड के केस में कहाँ पे आता है, इस लॉ की वजह से, कंपोजिशन की वजह से क्या होता है, कंपाउंड इज प्योर, क्योंकि जो प्रोपोर्शन है दैट विल बी डेफिनेट, वो चेंज नहीं होने वाला है। और जहां पर क्या होता है, डेफिनेट चीज होती है दैट विल बी प्योर।